आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान भारत के लोगों के लिए ये 1976 में आया था। 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान, लघु संविधान, ये संविधान संशोधन 1976 में इसलिए आया कि भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दे दिए जाए, जिसे कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को मिलने वाला ये संवैधानिक अधिकार है। इन अधिकारों का उपयोग हमारे देश के नागरिकों को करना है और करना भी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं है। इस संविधान में जोड़कर यह साबित किया जा रहा है कि संविधान लिखने वाले मूर्ख थे, उन्हें कुछ आता होता नहीं था, इसलिए एक अलग से लघु संविधान जोड़ दिया गया। अगर ये नहीं जोड़ा गया होता, 42वां संविधान संशोधन नहीं किया गया होता 1976 में, तो शायद आज भारत की स्थिति दुनिया में सबसे बेहतर राष्ट्र में होती। इन अधिकारों को देकर और ये राजनीतिक पार्टियां, और सबसे अधिक को शुरुआत ये कांग्रेस, उसने इसका हथियार अपने इस्तेमाल के लिए किया, नागरिकों के लिए तो कभी किया ही नहीं। भले ही ये अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिला। पहला जो अधिकार दिया गया, भाग 3, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3, और कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिक संविधान के नजरों में बराबर हैं। कुछ अपवाद एससी और एसटी को छोड़कर, एससी और एसटी को छोड़कर, अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर अपवाद में, क्योंकि इनका सर्वाधिक शोषण हुआ है, ये सबसे अधिक गरीब और दलित हैं, इनको मिलना चाहिए। लेकिन इनके नाम पर बाद में ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस जोड़ दिया गया और अल्पसंख्यक के लिए भी इसमें जोड़ दिया गया। भारत का संविधान बना और देश का बंटवारा हुआ तो भारत का संविधान सिर्फ भारतीयों के लिए ही था, किसी धर्म के लिए नहीं था, किसी अल्पसंख्यक के लिए नहीं था, किसी खास विशेष समुदाय के लिए नहीं था। लेकिन जब से यह मौलिक अधिकार आया, तभी से मेरे देश का बर्बादी शुरू हो गया। ठीक है, समता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 से 18 में एससी एसटी को छोड़कर, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने लाभ के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ दिया। इनका भी शोषण हुआ था। कभी लगता है कि इनसे भी हल जुतवाए थे लोगों ने, इनके साथ भी जबरदस्ती किया गया था। उस तरह इनको भी आरक्षण देकर सरकारी नौकरी के नाम पर देश के युवाओं को लड़ाने के लिए ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है। यानी ये दिया तो गया कि सभी नागरिक समान हैं, एससी एसटी कुछ अपवादों को छोड़कर, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है जिसको ना मिला हो। कुछ राज्यों में आरक्षण की सीमा 75 पार कर गई है। ये देश के विकास के लिए आया था। आप लोग भी जरा सोचेंगे कि एक ऐसा मौलिक अधिकार जो देश को बंटवारा करता हो, देश को तोड़ता हो, नागरिकों को अधिकारों से वंचित करता हो, ये किस तरह का मौलिक अधिकार? यानी सबको जब समान ही मान रहा है तो इन सबको हटा दो। ये तो भाई शुरू से इनका शोषण हुआ है, एससी एसटी का, इनको मिलना चाहिए। लेकिन जो इनमें भी आगे बढ़ चुके हैं, अब उनका भी हटाना चाहिए, उनका भी समीक्षा होना चाहिए। ये अधिकार मात्र 10 वर्षों के लिए दिया गया था। एससी एसटी को आरक्षण हमारे संविधान में शुरुआती दौर में ही ये मिला था। बाबा साहेब ने ये अधिकार दिया था, ये इनकी कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। ये समता का अधिकार, यानी पहले के जो संविधान बने थे उसमें क्या भारत के लोगों को समता का अधिकार नहीं था? सबको समान नहीं मानता था संविधान, सबको समान मानता था। लेकिन ये अधिकार के तहत बता दिया कि अब भारत के लोगों में बंटवारा किया जा रहा है समता के नाम पर। तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, तुम ईडब्ल्यूएस हो, तुम अल्पसंख्यक हो, इस तरह बताकर भारत के संविधान का भद्दा मजाक किया जा रहा है ये मौलिक अधिकार के नाम पर।
अनुच्छेद 14 से 18 में हमारा संविधान कहता है कि भारत के सभी नागरिक कानून के सामने एक समान है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 21। इसमें बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, संघ बनाने की आजादी, सभा करने की आजादी का वर्णन है। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इसमें कहीं ये नहीं कहे गए हैं कि मोहम्मद अली जिंदाबाद। इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और तालिबान जिंदाबाद का वर्णन नहीं है। लेकिन आज इसका इस्तेमाल हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं राष्ट्रद्रोह कर रही हैं। इसी के तहत ये लोग अपने माँ से भी पूछ रहे हैं कि माँ तू बता मेरा असली बाप कौन है। इसी अधिकार के तहत 19 से 21 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी। ये कन्हैया कुमार भी है, इसकी पढ़ाई खत्म ही नहीं होती है। वाह, एक कन्हैया वो थे मुरली वाले, और एक कन्हैया ये हैं, इनको भी बिहार में एक बहुत अच्छा शब्दों से सूचित किया जाता है। ये वो वाले हैं। बिहार के बच्चे कन्हैया से जितना नफरत करते हैं शायद उतना अंग्रेजों से नहीं करते होंगे, क्योंकि बिहार सम्राटों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। बिहार के बिना भारत की तो कल्पना ही अधूरी है। बिहार के गोद में इस तरह का आतंकियों का समर्थन करने वाला कभी बेटा पैदा हो, ये तो सोचना भी बेमानी है। ये जितने लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर, कुछ लिबरल भाड़ुआ पत्रकार है, कुछ है तो हिंदू लेकिन अब मुस्लिम नाम भी रख लिया है। लेकिन किया तो ठीक है। कुछ पूर्वजों में लगता है कि इनका डीएनए उनसे मेल खाया है, तालिबानियों का डीएनए इनमें कुछ है। इसीलिए ये बार बार पूछते हैं अपनी माँ से कि बताओ मेरी असली बाप कौन है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन्हें भी मालूम चल गया है कि हम हलाला के पैदाइश हैं। इसीलिए कहते हैं हमें आजादी चाहिए, कश्मीर के टुकड़े होंगे। इसी में इसमें संघ करने, सभा करने, बोलने की, प्रेस की आजादी का वर्णन है। लेकिन यह नहीं वर्णन है कि भारत को टुकड़े करने के भी इसमें संघ बनाया जाएगा, इसमें पाकिस्तान के झंडे लहराए जाएंगे। वो इसी आजादी में, ये कैसा मौलिक अधिकार आप भी जरा सोचेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था, इसी में किया गया है। 19 से 21 अनुच्छेद 19 से 21 हमारा संविधान इसके बारे में वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। किसी व्यक्ति से अगर कोई काम कराया जाए कहीं तो उसके बदले में उसका पारितोषिक अथवा मजदूरी जो भी कहा जाए उसे देना अनिवार्य है। उसके बाद भी अगर उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, या उसे जबरदस्ती काम लिया जाए, समय बढ़ा दिया जाए बिना मजदूरी के, तो उसे भी शोषण ही माना जाएगा। बच्चों को इसी अनुच्छेद के तहत 24 के तहत कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कामों से हटा देना है। हटा के देना है। अनुच्छेद 21 में साफ कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे प्राइमरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो वो काम करने का तो सवाल ही नहीं। कुछ महिलाएं भी आजकल कामकाजी हैं, महिलाओं को भी समुचित स्थान है, उनके साथ भी कहीं कंपनियों में भेदभाव ना हो, क्योंकि उनकी मजदूरी कम और ज्यादा होती है बहुत सारे प्राइवेट संस्थानों में, तो वो भी एक प्रकार का शोषण है। उन शोषणों से बचाने के लिए ये एक अधिकार का इस्तेमाल किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी वाला उनका शोषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी मैंने हाल फिलहाल एक घटना पढ़ा। एक मालिक बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसका मजदूर बोला कि 1 लाख रुपया दीजिए। वो नेता था, नहीं दीजिएगा तो आपके खिलाफ मैं केस कर दूंगा कि आप जबरदस्ती काम कराते हैं। हमारे देश में अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र रोजगार पैदा करते हैं, जिसमें कोई रजिस्टर नहीं होता है, डेली काम डेली भुगतान होता है। वो कहाँ से बेचारा प्रूफ लाएगा कि मैं इनका पेमेंट किया हूँ? इसमें कभी कभी मालिकों का भी शोषण इसी से होता है। जैसे ये है SC ST एक्ट,
एक अध्यापिका प्रधानाध्यापक को धमकाती है कि अगर रोज स्कूल आने के लिए और समय से आने के लिए बोलोगे तो SC/ST एक्ट में फंसा देंगे। बोलिए, इस अधिकार का तो बात है, लेकिन इस अधिकार को वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई करने की व्यवस्था कहीं संविधान में नहीं है कि कौन दोषी है, सच में दोषी कौन है, ये पकड़ने का कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत के संविधान में, भले ही दुनिया के सबसे बड़ी संविधान। और उसके बाद एक लघु संविधान आ गया, इसे लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। यानी भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा होते हुए भी इन नेताओं के सामने छोटा पड़ गया, क्योंकि इनके मतलब नहीं सध रहे थे, ये जनता को लड़ा नहीं पा रहे थे, अपना हित नहीं साध पा रहे थे, अपनी राज्य सत्ता को कायम नहीं रख पा रहे थे, तो इनका एक सहारा लिया। मौलिक कर्तव्य के तो कभी कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ मौलिक अधिकार चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अब इसका कोई जरूरत नहीं था देश में, कांग्रेस ने इसे जानबूझ के लागू कराया, कुछ वामपंथी पार्टियों ने, भारत के लोगों को तोड़ दिया जाए। अरे जिस दिन बंटवारा हुआ उसी दिन मुस्लिम राष्ट्र अलग हो चुका है, बाकी जो बचा उसका अपना हुआ। इसमें अब धर्म की बात कहाँ रह गई? भारत में जो बचा वो भारतीयों का है, हमारा तो एक ही धर्म है, भारत माता की जय। लेकिन इसमें इस्लाम के धर्म कहने वाले को प्रधानता दे दी गई। जो भारत में विश्वास न करके किसी धर्म, खास धर्म, विशेष समुदाय में विश्वास रखते हैं, उनको अब वोट लेने के लिए इस अधिकार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हक हमारे दलितों का है, SC/ST का है, उनका हक छीनकर और अल्पसंख्यकों को दे दिया गया। और ये जानते हैं कि मुस्लिम मेरे भाई हैं, मीम भीम भाई 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 ने तेरे ही हिस्से को लूट लिया। ये जितने भी हैं जिनका भारत पे कोई अधिकार नहीं, उनके संपत्ति पर सीधे धावा बोल देना चाहिए दलितों को, तुम्हारे लिए देश मर चुका है, ये सिर्फ मेरा है। और इसमें सहयोग करना चाहिए फॉरवर्डों को। जिसका बंटवारा हो चुका है वो भारत में क्यों? दलितों जाग जाओ, अपने अधिकारों को पहचानो। जिनको हिस्सा दे दिया गया है ये तुम्हारे ही हिस्से पर कब्जा करके बैठे हुए हैं भारत में। अपना हिस्सा पाने के लिए छीनना होगा, सरकार देने वाली नहीं है किसी की आ जाए। वो अपने वोट के लिए आपके हक और हुकूक से समझौता करते हैं, क्योंकि दलितों को जितना शोषण हुआ है उनका भी अधिकार मिलना चाहिए। ये कहते हैं फॉरवर्डों के पास है उनकी संपत्ति, कहां से है? जिसको बांट के पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, म्यांमार दे दिया, तो बाकी जो बचा वो कहां से यहाँ है? वो सारी संपत्ति दलितों को मिलनी चाहिए, SC/ST को मिलनी चाहिए। उस पर SC/ST का अधिकार, एक क्रांति होनी चाहिए देश में। उनके सारे अधिकार समाप्त कर उनकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। ये गजवा हिंद का एक आइडिया लेकर ये भारत में ठहरे हुए हैं। ये देशद्रोही गद्दार भारत को टुकड़े करने के लिए तुले हुए हैं। अभी जावेद अख्तर, मनोहर राणा का स्टेटमेंट आप सुन चुके हैं। सब कोई अब्दुल कलाम और वीर हामिद नहीं होगा जो वतन के मिट्टी से प्यार करते हैं। आज भी वो हिंदुओं के दिल में बसे हुए हैं, लेकिन ये गद्दार, ये कैसे इस देश में? ये तो सोचने वाली बात है। सबसे पहले इनकी संपत्ति ही कब्जा कर लेनी चाहिए दलितों को। ये रावण जो आया है ये इनका ठेकेदार है और ये दलितों को बरगला रहा है, हिंदुओं में फूट डाल रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहा है। अरे असली संपत्ति तो उन अल्पसंख्यक के नाम पर जो लूटे हैं उनके पास है, उनसे छीन लो दलितों। फॉरवर्ड तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम ऐसा जरूर करो। ये संविधान कुछ नहीं बिगाड़ लेगा तुम्हारा। जो बट गया तो तुम्हारा है, संविधान क्या कह रहा है? जिस तरह राम मंदिर का बंटवारा आप देख चुके हो, हिंदुओं का मंदिर पुनः वापस मिला, तो जिनका देश बट चुका है उनका यहाँ कुछ है ही नहीं। जो मातृभूमि से प्यार नहीं कर सकते हैं, किसी धर्म से प्यार करते हैं, उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं होगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के तहत कांग्रेस ने एक षड्यंत्र किया। भारत की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो भी षड्यंत्र किए और सनातन धर्म का पतन करने के लिए इस चीज को लाए, धार्मिक स्वतंत्रता को। सबको अपनी आजादी होगी। या पहले नहीं थी आजादी? पहले सब कोई पूजा पाठ नहीं करता था, सब कुछ करता था, लेकिन इसके नाम पर सनातन धर्म को खत्म किया गया। कौन मंदिर जाता है, कौन मस्जिद जाता है, उसका ठेका अब ले लिया गया। पहले ऐसा कोई ठेका नहीं था, जिसको जहां मन वहां जाता था। लेकिन इसी के तहत
धर्म के नाम पर बंटवारा कर दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर बंटवारा कर दिया गया कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जिसमें बांट दिया गया। ये तो है सबको समान लाने के लिए, लेकिन नेताओं ने इसका प्रयोग सिर्फ अपने लिए किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके बारे में वर्णन है 29 और 30। सभी लोगों को अपनी संस्कृति और शिक्षा का विकास करना, प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है हमारा संविधान। लेकिन ये कहीं अधिकार नहीं देता है कि वैदिक विद्यालयों को समाप्त कर दिया जाए, मदरसों को अनुदान दिया जाए, मौलानाओं को हक दिया जाए कि किसी की बेटी बहन का हलाला करे। ऐसा कहीं इसमें वर्णन नहीं है, लेकिन इसी के तहत अब उनको अत्याचार करने का मिलता है फायदा। भारत के जो संस्कृति का विकास करने वाले संस्कृत के विद्यालय, विश्वविद्यालय, उनको चौपट कर दिया गया। इसी 29 और 30 में बैंड कर दिया गया कि सनातन धर्म की पुस्तकें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी। बहुसंख्यक आबादी के साथ यह एक छलावा किया गया, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देकर। पहले था, अब इसको तोड़ने के लिए दे दिया गया कि हिंदुओं को भी तोड़ दिया जाए, वोट पाने में आसानी हो। 29 और 30 में यह अधिकार है कि सबको अपना धर्म प्रचार करना, अपनी शिक्षा का विकास करने का अधिकार होगी, अपनी संस्कृति को बचाए रखने की। लेकिन सिर्फ सनातन को छोड़कर, यानी हिंदुओं का देश है, उनका अधिकार नहीं होगा, बाकी लोगों को होगा बाहरी अधिकार। ये देश क्रांति मांग रही है, जिस दिन क्रांति आएगी सब कुछ बदल जाएगा। भारत में किसी संविधान की आवश्यकता नहीं है, भारत के युवा अपने लिए संविधान लिखने में तत्पर है। B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने कहा बस 10 साल के बाद हमारे युवा अपने लिए संविधान लिख लेंगे। लेकिन ये बुढ़े नेता कायरों, ये लोग देश के युवाओं के भविष्य बर्बाद करते हैं इन्हीं राजनीतिक टिकड़ी के रूप में। इसे एक राजनीतिक जाल कहा जाए। इकोनॉमिक्स में एक आती है तरलता जाल, उसी तरह ये मौलिक अधिकार एक जाल है जिसमें भारत के युवा को भविष्य बर्बाद कर दिया जा रहा है। कहीं रोजगार के मामले से, कहीं आरक्षण के मामले से, कहीं धर्म के मामले, कहीं कुछ फंसा के रखो, इन्हें आगे न बढ़ने दो। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी के पास क्षमता नहीं है अपने विरुद्ध अभियोग लगने पर केस लड़ने की, आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके पास अनुच्छेद 32 से 35 तक। वैसे व्यक्ति जिनके पास क्षमता नहीं है अपना विरोध लगे अभियोग के खिलाफ वकील खड़ा करने के, वकील को फीस देने की, तो उसके लिए सरकार वकील उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 32 से 35 में यही बताया गया है कि कानूनी अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। लेकिन बिहार ने इसका गला घोंट दिया और बहुत सारे राज्य सरकारों ने, बिहार सरकार ने, नीतीश बाबू ने कहा कि कोई भी हुआ, कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेगा तो उसकी नौकरी का चांस खत्म कर दिया जाएगा। अब बताइए ये कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिलता है और उसी को रोक दिया गया ये नीतीश कुमार के द्वारा। ये 32 से 35 में यही बताया गया है कि किसी के खिलाफ अगर झूठा मुकदमा में फंसा दिया जाता है, अगर वो गरीब है तो उसके लिए सरकार वकील की व्यवस्था करेगी और उसके अपने अधिकारों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करेगा। वो उसे सरकार वकील मुहैया कराएगी, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। या इसके लिए ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। इसी अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करती है। और आप लोग इस मौलिक अधिकारों को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। जो भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में अवश्य हमें सजेस्ट करें। इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें।